मेरे दो बड़ी सुविधाएं हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे भाई की तरह और बड़े अच्छे मित्र की तरह मेरे को राय दें। देखिए, एक तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने मेरे लिए बड़ी समस्याएं क्रिएट कर दी हैं, और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी ही इस देश की आशा हैं, और इस देश को दिशा अगर कोई दे सकता है तो राहुल गांधी दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट स्वामी साहब दे रहे हैं, एक तरफ आफत क्रिएट कर दी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो देश को दिशा दे सकते हैं। देखिए, परेशानी मेरी यह है, देखिए मैं ये मानता हूं कि आज हमारे देश को जिस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो एक स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। भाई देखिए, स्टेट्समैन तो है, अगली जनरेशन के बारे में सोचता है। जो पॉलिटिशियन होता है वो केवल इलेक्शन के बारे में सोचता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, शिक्षा का महत्व बताया, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खड़े किए, बिकॉज ही वॉज ए स्टेट्समैन, ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन। अच्छा, राहुल गांधी, अच्छा पिछले 12 साल से आप देख रहे हैं केवल पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं। उन्हें अपनी राजनीति से मतलब है, इलेक्शन जीतने से मतलब है। देश चाहे टूट जाए, चाहे हिंदू मुसलमान हो जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हमारा अपमान कर दे, कुछ भी कर दे, दे आर इंटरेस्टेड इन ओनली विनिंग इलेक्शन। वो केवल इलेक्शन के अलावा कोई काम नहीं करते। चाहे हिंदू मुसलमान करके देश का बंटवारा हो जाए, चाहे बच्चों में लाठी चलानी पड़े, पैलेट गन चलानी पड़े, AK-47 चलानी पड़े, उनको सत्ता चाहिए। अच्छा, ये तो राहुल, अच्छा कि राहुल गांधी ने मेरे जीवन में जो समस्याएं क्रिएट कर दी, तो अच्छा पहले मैं स्पष्टीकरण दे दूं, ये राय मुझे मत दीजिएगा कि मैं किसी से गुरु दक्षिणा ले लूं, क्योंकि मैं गुरु रहा हूं। इसलिए देखिए, गुरु दक्षिणा हो या दहेज हो या उसे आप कहिए कि घूस हो, मैं उसमें कोई अंतर नहीं समझता। मैं अपनी मेहनत की कमाई से खाऊंगा, अपने कमाए हुए पैसे से खाऊंगा, तो मैं किसी से दक्षिणा नहीं लूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने बवाल मचा रखा है। अच्छा, पहले ये सफेद शर्ट पहना करते थे, मैंने 2-3 सफेद शर्ट खरीद ली, बड़ा पैसा खर्च हो गया मेरा। अच्छा, उसके बाद ये पिंक शर्ट पहन के निकल लिए। अच्छा, फिर मैंने पिंक शर्ट मंगाई, ऑनलाइन मंगाई। अच्छा, अब ये कल पीली शर्ट पहन के घूम लिए, अब मैं पीली शर्ट मंगाऊं, कल ये हरी, नीली, गुलाबी, पता नहीं कौन कौन सी शर्ट पहनेंगे। अब मतलब ये मेरे जीवन में आफत है। जब मैं उन्हें क्योंकि मानता हूं कि अच्छे नेता हैं, और आई शुड कॉपी हिम सो दैट स्टूडेंट्स गेट ए मैसेज, यंग गेट ए मैसेज कि यार 74 साल का आदमी जो है राहुल गांधी को मान रहा है, तो हम भी क्यों ना माने। और आप जान ही रहे हैं कि पिंक शर्ट जो थी, इसकी शॉर्टेज हो गई थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, बड़ी ज्यादा वो हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज के तारीख में, देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है, 12 साल से हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंस गया है। इस दलदल से इसको निकालना आवश्यक था। अच्छा, जितना ज्यादा हम निकालने का प्रयास करते थे और उन्हें मौका मिलता था, वो हमें हिंदू विरोधी बताते थे, सनातन विरोधी बताते थे, मुस्लिम परस्त बताते थे। जबकि हम जानते हैं देश का विकास तभी होगा जब 145 करोड़ लोग मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उसका एक तरीका ढूंढ लिया, जो मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा यार देखो, अब ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से, सेकुलरिज्म से नहीं लड़ सकते आप। अब इसके लिए आपको हमारे देश की युवा पीढ़ी को एस्पिरेशनल, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको सुनना पड़ेगा, और देश को एक दिशा देने के लिए इस युवा शक्ति का, जो देश में 50% है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर आपने देखा कोटा में मीटिंग की, देहरादून में की, प्रयागराज में की, और कल उन्होंने पुणे में की। पुणे में बड़ी खास बात यह रही, उन्होंने कन्याओं के लिए की, केवल छात्राओं के लिए की, और आपने देखा किस प्रकार से लड़कियां बिल्कुल मौजूद थी। आपने उन्हें लड़कियों को मौका दिया, लड़कियों ने अपनी समस्याएं बताई। अच्छा, ये भी सुन के पूरे मेरे ख्याल से लड़कों को भी बात समझ में आई होगी, मेल्स को भी समझ में आई होगी कि लड़कियों की समस्याएं जो हैं वो हम लोगों की समस्याओं से कई गुने ज्यादा होती हैं। जैसे एक लड़की ने बताया, बस में जाते हैं, खाली बस में भी डर लगता है, बहुत ओवर क्राउडेड में भी डर लगता है, एक सीट खाली है तो वे लड़के के पहले, क्योंकि एक डर उनके दिमाग में भरा हुआ है, और ये मानी बात है कि समस्या है। तो उस एस्पिरेशन को, उस कॉन्फिडेंस, तो लड़कों को भी समझ में आएगा कि यार देखो, अगर भगवान ने उनको हर चीज में हमसे सुपीरियर बनाया है, जेंडर बनाया है, उनको, आप जानते हैं सहन शक्ति महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है, वात्सल्य बहुत ज्यादा होता है, प्रेम बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ होता है, बस शारीरिक शक्ति में वो पुरुष से कम है। तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। और मानी बात है, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग एक जोड़ीदार की तरह देश को आगे बढ़ाएंगे। देख, लड़कियों को जैसे किया, तो एस्पिरेशन, अब मानी बात है 50% बच्चे जो हैं आज के तारीख में, उन बच्चों ने मिलकर और राहुल गांधी ने मिलकर देश का जो नैरेटिव था उसको हिंदू मुसलमान से निकाल के शिक्षा में ले आए। अब राहुल गांधी उसको ले आए कि विमेन एम्पावरमेंट। मानी बात है कि देश को अंधार से निकाला तभी जा सकता है जब हमारे देश में शिक्षा के बारे में बात हो, स्वास्थ्य के बारे में बात हो, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो। तो ये मेरा निष्कर्ष निकलता है कि कल पुणे के अंदर जो मीटिंग हुई, उसके अंदर हमारे देश की सोसाइटी, और ये विदेश में भी लोग देख रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी तो देश को पटरी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं,
जैसे 12 साल के अंदर पटरी से उतार दिया गया था। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन चलिए, अब मैं शर्ट तो खरीदूंगा ही, इसलिए कि भाई राहुल गांधी को मैं मान रहा हूँ कि देश का, तो मैं चलिए पैसा खर्च करूंगा। लेकिन उनसे आगे कहूंगा यार, अब वो या तो वही पिंक पहनते रहो या सफेद पहनो या ये पीली पहनते रहो, अब नए नए रंग मत खरीदना यार। मेरे वैसे ही मोदी जी के जमाने 12 साल से इनकम कुछ हो नहीं रही। कहीं टोल ले लेते हैं, कहीं पेट्रोल का महंगा कर देते हैं, कहीं इनकम टैक्स बढ़ा देते हैं, कहीं दाल के दाम बढ़ा देते हैं, कहीं चावल के दाम बढ़ा देते हैं। ऐसे ही है, हम लोगों का तेल निकला हुआ है और उसमें ये शर्ट पहन के और हमारे खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो चलिए मेरा विश्लेषण है। अमिताभ जी, आपका विश्लेषण क्या है? नहीं, शर्ट पर तो एक मैं आपको विनम्र सुझाव दे सकता हूं, आप एक सतरंगी शर्ट खरीद लीजिए, उसमें कई प्रकार के रंग हो। राहुल जी जो रंग पहनेंगे उसमें कोई ना कोई रंग मैच कर जाएगा। पीला पहनेंगे तो पीला मैच कर जाएगा, नीला पहनेंगे तो नीला मैच कर जाएगा। मतलब रंग बिरंगी एक शर्ट खरीद के आप उनके किसी भी इसमें आप किफायती भी हो जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और किसी भी रंग का वो पहनेंगे तो उसके साथ आपका एक कलर तो मैच हो जाएगा। ये सतरंगी बहुरंगी शर्ट खरीदने पर आप विचार कर सकते हैं। और राहुल गांधी पर मैंने कहा कि देखिए, छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है, पहला संस्करण उसका कोटा में हुआ राजस्थान में, जिसको पूरा इंडिया का कोचिंग कैपिटल कहते हैं। दूसरा संस्करण उसका हुआ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तीसरा संस्करण हुआ उसका इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और कल चौथा संस्करण हुआ पुणे में, महाराष्ट्र में। और कल के संस्करण की यह खासियत थी कि वो छात्राओं पर केंद्रित था, मतलब उसमें लड़कियां आई थी। छात्रों की गूंज की जगह आप उसको छात्राओं की गूंज कह सकते हैं। अब देखिए, ये इस चरण पर भी ध्यान देना चाहिए। कोटा से क्यों राहुल गांधी ने शुरू किया ये कार्यक्रम? क्यों? कोटा कोचिंग कैपिटल है। पूरा जो कोटा शहर है राजस्थान का, वो कोचिंग पर चलता है। आईआईटी की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, और हिंदुस्तान के कोने कोने से वहां बच्चे आते हैं। तो वो सब सिंबॉलिक है। इलाहाबाद को चुना तो इलाहाबाद से तो उनकी अपनी जड़ें हैं, पूरा नेहरू परिवार ही इलाहाबाद का है। आनंद भवन हो, कोई हो, पूरा वो तो उनका समझिए पैतृक स्टे है। पुणे का भी चयन बहुत सावधानी से किया गया है। देखिए, पुणे जो है महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी उसको कह लीजिए, कल्चरल कैपिटल है महाराष्ट्र का। और पुणे एक जमाने में पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद पुणे में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, फर्गुसन कॉलेज जैसा ऐतिहासिक कॉलेज, अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, बहुत कुछ है। और राहुल गांधी ने देखिए काफी सावधानी से वहां किया। और आजकल तो राहुल गांधी की जो एंट्री होती है एकदम रॉक स्टार की जैसे होती है। जैसे बड़े बड़े रॉक स्टार माइकल जैक्सन जैसे लोग आते थे और किसी कंसर्ट में, और बिल्कुल भीड़ एकदम दीवानी हो जाती थी, पागल हो जाती थी। तो कल वही एक हिस्टीरिया देखा गया राहुल गांधी के प्रति, जिस तरह से लड़कियां राहुल राहुल कर रही थी, और जिस तरह से एक बहुत जोश का माहौल, जो कि मोदी और शाह की नींद सालों तक उड़ाने के लिए काफी है। वो बात जिनको ये लोग पप्पू पप्पू साबित करने में हजारों करोड़ खर्च कर चुके, उस पप्पू ने सबको मतलब ये कर दिया, पानी पिला के रख दिया। अब देखिए, राहुल गांधी ने कल कुछ बहुत बोल्ड बातें कही है। उन्होंने पितृ सत्ता पर हमला किया, यानी पैट्रियार्की पर, और पितृ सत्ता पर हमला किया। और सिर्फ हमला नहीं किया, उसे बहुत आराम से उन्होंने मनुस्मृति पर वार किया, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का। मनुस्मृति कहा जाता है कि मनु महाराज ने उसको लिखा था। अब ये कोई मिथोलॉजिकल फिगर है या जो भी हो, और उस पर उन्होंने नाम लेके कहा कि ये जो महिलाओं पर अटैक हो रहे हैं वो मनुस्मृति माइंडसेट है, मनुस्मृति मानसिकता है। और उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लपेटा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जंतर मंतर पर लड़कियां गाली दे रही थी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब राहुल गांधी ने कहा कि अरे आपको तो लड़कों ने भी गालियां दी, लड़कियों ने भी गालियां दी, तो आपको लड़कों की गालियों से दुख नहीं हुआ, आपको लड़कियों की गालियों से दुख हो गया। मतलब आपके दोहरे मापदंड हैं। मतलब उन्होंने मोदी जी की मानसिकता पर कहा कि आपके दोहरे मापदंड हैं, कि लड़कियों का गाली देना आप नॉर्मल समझते हैं, सामान्य समझते हैं, लेकिन लड़कियां गाली देती है तो आपको संस्कारों की याद आ जाती है, आपको ठेस पहुंच जाती है। इसी तरह उन्होंने मोहन भागवत पर कहा, जो हरियाणा के पूर्व सीएम थे, खट्टर पर कहा कि इन लोगों ने रेप के बारे में कई कई मतलब अजीबोगरीब आपत्तिजनक बयान दिए हैं। तो जो पूरा जो भाजपा का एक चलता है नारी शक्ति वंदन, है ना, भाजपाई लोग तो काफी संस्कृताइज्ड बातें कहते हैं, नारी शक्ति वंदन, वो सारी नारी शक्ति वंदन की उन्होंने हवा निकाल दी। अब देखिए, राहुल गांधी का बोल्ड मूव मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरी जो भाजपा है
आरएसएस है, संघ परिवार है, उसकी पूरी राजनीति हिंदुत्व पर टिकी हुई है, सनातन पर टिकी हुई है, ये पर टिकी हुई है। राहुल गांधी ने खुलेआम मनुस्मृति पर हमला किया, जो कि एक हिंदुओं की धार्मिक किताब है, भले ही कितनी भी विवादित क्यों ना हो। और जाहिर है कि अब उन पर पलटवार करेंगे। भाजपा प्रवक्ता कहेंगे कि इन्होंने सनातन का अपमान कर दिया, ये इनकी माँ तो इटली की थी, इनको हिंदू संस्कृति की जानकारी नहीं है। ये है जो भाजपा के घिसे पिटे आरोप हैं कि इटालियन मदर के बेटे हैं, संस्कृति का अपमान करते, वो सब लगेगा। लेकिन राहुल गांधी ने, देखिए, मैं विश्लेषण कर रहा था कि बहुत उनकी एक दूरगामी सोच है। वो पूरा नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, संविधान बनाम मनुस्मृति, ये नैरेटिव वो बना रहे हैं। और इसलिए उन्होंने सोचा होगा, उनके सलाहकारों ने भी कहा होगा कि आप मनुस्मृति पर खुलकर अटैक कीजिए, और उसके बाद आप पर जितने हमले होंगे, पलटवार होगा, वो संघ परिवार का चरित्र उजागर कर देगा कि देखिए इनके दिमाग में जो मनुस्मृति वाला जहर है, जो मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों के प्रति भेदभाव की बातें हैं, वो कीड़ा अभी भी कुलबुला रहा है। और तब आपका जो ये जो दलित बहुजन वाला जो वोट बैंक है, या जो महिलाएं वाला वोट बैंक है, ये आपका मजबूत होगा। तो ये बड़ी एक सधी हुई बात कही राहुल गांधी ने। और मैं बताऊं आपको कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी मनुस्मृति का दहन किया था 25 दिसंबर 1927 को। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया था। महाड़ है महाराष्ट्र में, एक छोटा सा कस्बा है, वहां का जो तालाब था उससे दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह चलाया था, वहां जाकर पानी पिया। और उसी दिन उन्होंने 25 दिसंबर 27 को मनुस्मृति का दहन किया और कहा कि दलितों पर जितने भी जुल्म हो रहे हैं वो सब मनुस्मृति उसका स्रोत है, उसका सोर्स है। और आज भी दलित बहुजन संगठन जो हिंदुस्तान के हैं, वो 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। तो जो अंबेडकरवादी लोग हैं, उनके निशाने पर पहले से मनुस्मृति है। राहुल गांधी इस चीज को समझ गए हैं। वो कुछ दिनों से दलित बहुजनों की राजनीति भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा। उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की, उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण का जो लिमिट है उसको किया जाए। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो पुणे में बात की, अब पुणे की लड़कियां कितना ये है, मैं बता दूं दर्शकों को, सावित्रीबाई फुले का नाम दर्शकों ने सुना होगा। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, दोनों समाज सुधारक थे। सावित्रीबाई फुले ने हिंदुस्तान का पहला ये लड़कियों का स्कूल खोला था, और वहीं खोला था, पुणे में ही खोला था। और उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। जो कट्टरपंथी हिंदू थे वो उन पर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, और कह रहे थे कि ये लड़कियों को चरित्रहीन बना देंगी, लड़कियां पढ़ना लिखना सीख जाएंगी तो प्रेम पत्र लिखने लगेंगी। और मतलब ये अजीबो गरीब तर्क दिए जाते थे नारी शिक्षा के खिलाफ। तो उसी जगह राहुल गांधी ने नारियों की बात की। अब एक और बात मुझे अच्छी लगी, वो नेहा सिंह राठौड़ को मंच पर ले आए। नेहा सिंह राठौड़ बिहार की ही बेटी है और बड़ी बहादुर लड़की है, मैं तो उसका प्रशंसक हूं। और भोजपुरी में वो एकदम, यूपी में काबा और ये करती रहती है, और मतलब चौकीदार चोरबा और ये वाह वो वाह। तो और खुलकर बोलती है, उसको धमकाने की बहुत कोशिश की गई, दो जीप में भरकर उसके घर पुलिस वाले भेजे गए, ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी वो आतंकवादी हो। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ भी एकदम बहादुर है। उससे राहुल गांधी से कहा भी कि सर मुझे डराने की कोशिश की गई, मैं नहीं डरी। राहुल ने कहा कि मुझे भी गालियां दी गई, मैं भी नहीं सुधरने वाला हूँ। हम भी नहीं सुधरने वाले, अब मैं भी नहीं सुधरने वाला। हाँ, बड़ी मैं भी नहीं गालियां सुधरने पड़ी, वाला हूँ। बड़ी धमकी पड़ी है, बड़ी गालियां पड़ी, हम नहीं सुधरेंगे। जी जी, हम लोग भी है कि नहीं सुधरेंगे। तो ये बात सब जो राहुल गांधी ने कही, ये सब इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान। और देखिए अब राहुल गांधी का देखिए आत्मविश्वास, आप देखिएगा बहुत बढ़ा हुआ है आत्मविश्वास उनका। और जो आप बात करें, आपने भी एक दो रोज पहले फेसबुक पर लिखा था आपने कि गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी चला रहे हैं, सरकार, लेकिन जो सिस्टम है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वो दिल्ली के थाने में पहुंच गए कि भाई पैलेट गन्स पर एफआईआर करो। अब एसएचओ की क्या औकात की उस पर एफआईआर कर देगा जिसमें गृह मंत्री पर उंगली उठ रही है। वो बेचारा बात बना रहा था, राहुल गांधी बैठ गए कि मैं तो यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम एफआईआर नहीं करोगे। अब एफआईआर होगा, अब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, विवेचना होगी, तो मामला तो परत दर परत खुलेंगे ना। अब तो आप पैलेट गन्स, और उस पर से सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से कमेटी बना दी है जांच के लिए। एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक अलग कमेटी बना दी गई है। तो आपकी तो घेराबंदी हो रही है ना।
और अब तो ये हाल है कि मोदी और शाह मानसून सत्र के आखिरी 10-15 दिनों तक सदन में आए नहीं। ये राहुल गांधी का खौफ देख लीजिए, जिसको आप पप्पू पप्पू कहते थे कि मंद बुद्धि का बालक है, आप उनका खौफ देख लीजिए। तो पुणे में जो कुछ हुआ ये बहुत मतलब मैं इसको एक टर्निंग पॉइंट मान रहा हूं। और लड़कियां थी और बहुत बहादुर लड़की। और देखिए मैं एक बात कहता हूं, महिलाओं के बिना दुनिया में कोई क्रांति नहीं हो सकती है, ये बात याद रखिए। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं चीन की बात करता हूं। चीन में जो कन्फ्यूशियस वाला समाज था, जो कन्फ्यूशियस के विचारों के अनुसार चलता था, उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। जो धनी घर की महिलाएं रहती थी, बचपन में ही उनके पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे, और वे महिलाएं बड़ी हो जाती थी, उनके पैर छोटे छोटे रहते थे, वे अपने नौकरानियों के सहारे चलती थी, वो चल नहीं पाती थी महिलाएं। धनी घर की महिलाएं, उनके पैर छोटे छोटे रहते थे, उसको सुंदरता का प्रतीक माना जाता था छोटे पैरों को, और वो 2 नौकरानियों के सहारे चलती थी। ये हालत थी चीन में। लेकिन जब माओ का उदय हुआ, कम्युनिस्टों का उदय हुआ, तो माओ का एक बड़ा फेमस है, विमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। महिलाएं जो है वो आधा आसमान उठाकर रखती हैं। और आज का चीन देखिए तो किस क्षेत्र में महिलाएं नहीं है। विज्ञान से लेके शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेके, मैं तो यूट्यूब पर बराबर चीन के देखता हूं यूट्यूब, किस में नहीं है महिलाएं। तो क्रांति तो किसी महिलाओं के बिना वो संभव ही नहीं है। और ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छा एक किया, आउटरीच किया महिलाओं से, और वो भी सावित्री बाई फुले की धरती पर किया, और मनु स्मृति पर हमले करके किया। तो ये तो बाकायदा इन लोग को। और देखिए भी भाजपा की नींद उड़ने की बहुत वजह है। अभी देखिए 1-2 रोज पहले से जंतर मंतर पर अब सवर्णों का आंदोलन शुरू हो गया। सवर्णों का आंदोलन शुरू हो रहा है आरक्षण खत्म करने के लिए। अब तो देखिए भाजपा की हालत साफ छछूंदर वाली हो गई है। सवर्ण जो थे, अगड़ी जाति के जो हिंदू हैं, वो तो भाजपा को एकदम आंख मूंद के वोट देते थे, क्योंकि ज्यादातर अगड़ी जाति के हिंदुओं में, मैं खुद चूंकि अगड़ी जाति का हूं, तो मैंने तो बचपन से देखा है कि एक पूर्वाग्रह रहता है मुसलमानों के विरुद्ध भी और दलितों के विरुद्ध भी। और वो भाजपा को इसलिए वोट देते थे, उनको लगता था कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों से मताधिकार छीन लेगी, दलितों से आरक्षण छीन लेगी। तो सवर्ण लोग तो भाजपा के सबसे बड़े, आप कह सकते हैं, सपोर्टर्स थे, बैकबोन, पार्टी के बैकबोन थे। अब वो सवर्ण लोग यदि नाराज हो गए हैं यूजीसी कानून को लेके, या आरक्षण को लेके, या इसके लेके, तो ये तो, और जो अंक गणित है कि लगभग 70-75% लोग दलित बहुजन हैं, ये किसी भी पार्टी की औकात नहीं है कि वो आरक्षण खत्म कर देगी। तो अब तो भाजपा बड़ी अजीब। जी बोलिए। अच्छा अमिताभ जी, जैसे आपने कहा, मैं कहा कि जो आपने एक बात कही, मैंने कहा उसमें जोड़ दें वरना भूल जाएंगे। नेहा सिंह राठौर ने जो दूसरा गाना सुनाया, मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने हिंदू मुसलमान की एकता की बात की, अशफाकुल्ला खां की बात की, अब्दुल हमीद की बात की। ये हमारा भारत जो है ये बहुरंगीय है, ये केवल गेरुआ का रंग नहीं है, इसके अंदर अलग अलग रंग है। और उसके बाद अब ये देखिए, उसने कहा हम ढीठ हूं। मेरी जब शादी हो रही थी, 2 पुलिस की गाड़ियां गई लड़कों के, फिर वो ससुराल में कहा गया ये लड़की कहां से क्रिमिनल उठा लाए जिसके साथ पुलिस घूम रही है, बड़े इस तरह की बातें हुई। लेकिन उसने कहा मैं ढीठ हूं। राहुल गांधी ने हुआ ढीठ हूं, जैसे आपने और हमने कहा हम भी ढीठ है। कारण क्या है? देखिए, हमारे लिए अपने भारत माता से ऊंचा कुछ नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, हम जानते हैं हमारी भारत माता उन्नति तभी करेगी जब धर्म जाति से ऊपर उठकर हम लोग अपने बच्चों को सशक्त बनाएंगे और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चिकित्सा बहुत जरूरी है। हम भी ढीठ हैं भाई, मेरे को भी बड़ी गालियां पड़ी हैं, बड़ी धमकियां मार दी, जबकि गुरुजन का नॉर्मली सनातन धर्म में सम्मान किया जाता है। मैंने बड़ा अपमान झेला है और धमकियां झेली है, लेकिन हमने कहा नहीं, भारत माता के लिए कुछ भी कुर्बान हम झुकेंगे नहीं। तो ये बात मैंने कहा कि इससे मैं कह दूं कि जो नेहा सिंह राठौर कह रही थी, जो राहुल गांधी कह रहे थे, वही हम आप कह रहे हैं। भाई आप पे भी बहुत सारे कष्ट आए, मुझ पे भी, आप जानते हैं, आपको तो पता ही है, आप तो भूख भोगी हैं, आपने क्या क्या झेला है। इसलिए झेला है कि आप भारत माता के लिए जो होना चाहिए वो कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके कैरियर पे, आपके जीवन पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि नेशन फर्स्ट। अब आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। नहीं, वही मैं कह रहा था, ये एक राहत इंदौरी का शेर है, मुझे बहुत पसंद है, दर्शकों को मैं सुना दूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये राहत इंदौरी का शेर है, और बड़ी गहरी बात इसमें है कि भाई ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित,
राजपूत, पिछड़े, सबका हिंदुस्तान है और हजारों साल से हमने सारे सुख दुख साथ में झेले हैं और आगे भी झेलेंगे। इसलिए कोई भी ऐसा नैरेटिव जो आपस में आपको जाति के नाम पर लड़ाए, संप्रदाय के नाम पर लड़ाए, धार्मिक उन्माद पैदा करे, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, तभी भारत माता आगे बढ़ेगी और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो इस बात को समझना चाहिए। इन लोगों ने मतलब ये संघ परिवार ने देखिए पिछले 12 साल से जब से सत्ता में है, इन्होंने तो सारा काम यही किया, धार्मिक उन्माद में कभी कब्रिस्तान बनाम शमशान, तो कभी लव जिहाद, तो कभी घर वापसी, तो कभी बाबरी मस्जिद, तो कभी मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, तो ताजमहल तो तेजो महालय है, तो कुतुब मीनार तो विष्णु स्तंभ है। तो अब जेन जी और जेन अल्फा ने कहा कि बहुत हुआ, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है तो अपनी जगह है, हमारे स्कूल में पहले बेंच डेस्क लाओ, हमारे स्कूल में शौचालय लाओ, पंखा लगाओ, है ना, शिक्षक समय पर आए। कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है तो मैं क्या करूं, उससे मेरा क्या होने वाला है ना। और उसमें लगे हाथ देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने ये स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर दिया। ये तो और इनके लिए मतलब एक हेडेक हो गया। अब राजस्थान में एक तबेले में और कहां स्कूल चल रहा है, वहां ये लोग पहुंचे तो इनके गुंडों ने पिटना शुरू कर दिया। अरे आज के जमाना में आप पीट के किसी आंदोलन को खत्म कर सकते हैं क्या? जिनको नहीं भी मालूम था, जिनको मालूम था उनको भी मालूम हो गया कि क्या राजस्थान में मतलब शिक्षा की हालत है। और राजस्थान क्या, ये कमोबेश हालत पूरे मतलब हिंदुस्तान की है। राजस्थान ऐसा थोड़े कि राजस्थान में और बाकी सब बिहार और यूपी में बहुत स्कूल जगमग जगमग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि हम किसी यूट्यूबर को नहीं घुसने देंगे। अरे क्यों नहीं घुसने देंगे? क्योंकि आपकी जो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी ना। जितना आपने राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की है, उतने में तो उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में भवन बन जाते, सभी स्कूलों में पंखे लग जाते, सभी स्कूलों में बेंच डेस्क लग जाते। तो जब शिक्षा का मुद्दा केंद्र में आ गया है तो ये तो भाजपा के लिए एक दुस्वप्न की स्थिति है। दुस्वप्न की स्थिति है कि यदि मंदिर मस्जिद छोड़ के बच्चे स्कूल कॉलेज की बात करने लगे तो ये बहुत नाइटमेयर की स्थिति हो गई है बीजेपी और आरएसएस के लिए। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। जी नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों ने और राहुल गांधी ने मिलकर मुख्य मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया है और हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों का और इस मुहिम की सहायता करें, इसको मदद करें। और मेरे ख्याल से पुणे की लड़कियों ने भी बता दिया है कि लड़कियां भी अब मुकाबला करने को तैयार हैं। सारी प्रतिरोधों के बावजूद हजारों लड़कियां वहां पहुंची और आप देख रहे होंगे जो लोग दर्शक दीर्घा में थे, लड़कियां नीचे खड़ी थी, कैसे मुट्ठी बांध के अपने मंच पे खड़े हुए लोगों का समर्थन कर रहे हैं। हर लड़की में मुझे झांसी की रानी का अक्स दिखाई दे रहा था। पुणे के कार्यक्रम में हर लड़की में के मुझे एक झांसी की रानी की छवि दिखाई दी और इससे मेरा मन एकदम मतलब गदगद हो गया, आप कह सकते हैं। जी नहीं, मुझे भी सही में अमिताभ जी, मुझे लगता है हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। 12 साल जो हमने झेले हैं और गलत दिशा में चल के हम गड्ढे में चले गए हैं, हम उससे बाहर निकलेंगे। और इन बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ। जी अरुंधति रॉय ने एक बड़ी अच्छी बात कही। अरुंधति राय बहुत महान लेखिका है, मैं उनका प्रशंसक हूँ। उन्होंने कहा कि जेन जी आंदोलन के बाद अब मैं शांति के साथ मर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, लेकिन जेन जी आंदोलन के बाद अब मैं शांति के साथ मर सकती हूँ। तो ये बात हम सभी पर लागू होती है कि हम लोग सब ने जो हम लोग निराशा के जो भंवर में हम लोग थे, हम लोग सभी उस निराशा के भंवर से निकल गए हैं और हमें भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत ये अमिताभ जी देखिए, परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है हमारे जीते जी युवाओं को जीतते हुए हम देखें। और नहीं तो हम ये बिल्कुल अरुंधति राय सही बात कही कि अब हम लोगों को मौत के समय होगा, बच्चों के हाथ में हमारा देश सुरक्षित है, क्योंकि भारत माता से हमारे और आपके लिए कोई बड़ा नहीं है। हम लोग बिल्कुल खुश हैं इस बात से। चलिए, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत मार्गदर्शन किया और मेरी समस्या का समाधान किया। अब सतरंगी शर्ट खरीदूंगा, लेकिन फिर लोग कहेंगे सतरंगी से तो मेल नहीं खाता ना, लेकिन चलिए अब जैसे वो झेलूंगा। नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार।